चैप्टर 16 पढ़ेंगे आज हम, इंटर स्टेट रिलेशंस। अपने सामने बुक खोल के रखिएगा और मैं लाइन बाय लाइन बुक से पढ़ूंगी और उसका एक्सप्लेनेशन करूंगी इन सिंपल लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं। इंटर स्टेट रिलेशंस। तो इंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब होता है बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, दो स्टेट जैसे हरियाणा, यूपी, अलग अलग स्टेट्स के बीच का जो रिलेशंस है हम उसके बारे में बात करेंगे। The successful functioning of the Indian federal system depends not only on the harmonious relations and close cooperations between the center and the states, but also between the states inter se। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जब हम एक सक्सेसफुल फंक्शनिंग हमें जब चाहिए होती है फेडरल इंडियन फेडरल सिस्टम का। इंडियन फेडरल सिस्टम क्या मतलब कि वो चीज वो सिस्टम जहाँ पावर है, शेयर है बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स, है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स। नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है, उसको इंडियन फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो इंडियन फेडरल सिस्टम टू वर्क वेल करने के लिए एक हारमोनियस रिलेशन चाहिए। हारमोनियस रिलेशन मतलब पीसफुल रिलेशनशिप चाहिए, है ना, और स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन चाहिए बिटवीन सेंटर और स्टेट्स में तो चाहिए ही, है ना। बट सिर्फ सेंटर और स्टेट के साथ नहीं, सेंटर मतलब नेशनल गवर्नमेंट, बट कॉपरेशन चाहिए स्टेट्स का भी एक दूसरे के साथ। इंटर से मतलब अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो दो एक स्टेट्स का भी एक दूसरे के साथ कॉपरेशन पीसफुल चाहिए हमें, अगर इंडियन फेडरल सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए काम करना है तो। Hence, the Constitution makes the following provisions with regard to interstate committee। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजंस है ये दिखाने के लिए कि इंटरस्टेट, हमारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखे हैं ताकि इंटरस्टेट एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहे। ठीक है, कॉमिटी का मतलब होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना, अमंग स्टेट्स हो। तो यहाँ पे मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजंस जो है इंक्लूडेड है इंटरस्टेट, दो स्टेट्स के बीच में अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहे उसके लिए। तो बेसिकली क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसी टाइम उन्हें पता था कि स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो सकता है रिगार्डिंग रिवर्स मान लो या ऐसे किसी भी चीज की वजह से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तभी उन्होंने इंक्लूड कर दिए थे कुछ प्रोविजंस, ताकि इंटरस्टेट के बीच में जो भी इनके डिस्प्यूट्स हो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसमें पहला प्रोविजन है एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि मतलब जजमेंट देना। ठीक है, तो एडजुडिकेशन का मतलब फॉर्मल अगर लीगल स्टेटमेंट जो आ रही है उसके बीच में। तो एक तो हो गया कि अगर दो स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं रिगार्डिंग क्या, रिगार्डिंग रिवर वाटर्स। ठीक है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो वाटर अगर जैसे कोई नदी बह रही है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, तो उन दोनों स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है रिगार्डिंग उस रिवर वाटर के, तो उसके उसके लिए क्या एक जजमेंट होगी, क्या कैसे उसको डील करेंगे, है ना, उसके रिगार्डिंग एक प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अब सेकंड प्रोविजन किसके रिगार्डिंग है, कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स। ठीक है, तो ये है दूसरा क्या दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन मतलब कैसे कोऑर्डिनेट करके वर्किंग कैसे आराम से स्मूथली वर्क होगा टुगेदर, है ना। तो कैसे उस चीज को प्रमोट करने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल्स बनेगी। ठीक है, तो इंटरस्टेट काउंसिल्स मतलब कि एक तरीके से ऑफिशियल बॉडीज होगी जो डिस्कस करेगी बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, इंटरस्टेट मतलब इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, इंट्रा मतलब होता है अंदर, उसी स्टेट के अंदर, और इंटर मतलब बिटवीन। तो कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स मतलब कि इंटरस्टेट काउंसिल बनेगी, ऑफिशियल बॉडी है वो एक तरीके से, जो डिस्कस करेगी मैटर को, ताकि किसी भी चीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनी रहे किसी भी सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, थर्ड हो गया म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब देखो अगर किसी एक स्टेट में किसी ने रजिस्ट्री करी, किसी ने वो करी, जमीन ली, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी स्टेट में मानेगी नहीं कि भाई हमें अलग, या ऐसे मतलब जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं ना, पब्लिक एक्ट्स या रिकॉर्ड्स या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो उसके लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन मतलब हम एक्सेप्ट करेंगे एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, रिकॉग्नाइज करेंगे हम बेसिकली। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी एक स्टेट ने कोई हम जुडिशियल प्रोसीडिंग दी या रिकॉर्ड्स है, तो वो दूसरी स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करेगी एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, है ना। तो एक दूसरे की म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो रही है। ठीक है, पब्लिक एक्ट्स मतलब क्या, जैसे लॉज हो गए या एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हो गए, है ना, या फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्या आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं।
है ना, या जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोर्ट डिसीजंस आ जाते हैं। तो ये सब अगर एक स्टेट में हो रहा है तो दूसरी स्टेट भी उसको रिकॉग्नाइज करेगी। अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे अभी इसी चैप्टर में आगे आएगा। अभी हम ये ऊपर से देख रहे हैं कि प्रोविजंस क्या क्या इंक्लूडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है कि फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। अब क्या है, फ्रीडम होनी चाहिए। अब पूरा इंडिया जो है वो एक नेशन है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है स्टेट्स, राइट। तो फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड मतलब अगर कोई इंसान किसी, सपोज करो महाराष्ट्र से उसने कोई चीज खरीदी और वो केरला में बेचना चाह रहा है, तो उसके ऊपर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। फ्रीडम है उसको ट्रेड करने का। ट्रेड क्या मतलब, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, है ना। और कॉमर्स मतलब बिजनेस एक्टिविटीज, वो बिजनेस एक्टिविटीज कर सकता है। इंटरकोर्स मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स या पीपल या सर्विसेज, है ना। मतलब अगर कोई इंसान कर्नाटका रहना चाहता है, दिल्ली से कर्नाटका रहना चाहता है, तो उसको कोई ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, है ना। मतलब उसको फ्रीली वो जा सकता है, फ्रीली मूवमेंट ऑफ पीपल हो सकता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, उसको इंटरकोर्स कहते हैं, अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स, है ना। मतलब देयर मस्ट बी फ्रीडम फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए फ्रीडम होना चाहिए, कॉमर्स के लिए फ्रीडम होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, है ना। या फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल या सर्विसेज के लिए फ्रीडम होना चाहिए अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स। तो ये चार प्रोविजंस ऐड करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या क्या, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट को लेके, मतलब अगर दो स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट हो रहा है उसको लेके एडजुडिकेशन, मतलब कौन एक तरीके से फैसला करेगा, ठीक है। फिर दूसरा हो गया कि कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल, मतलब इंटरस्टेट काउंसिल कैसे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनी रहे। फिर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गई, या फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स, है ना, या इंटरकोर्स। ये चार प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं ऑलरेडी। In addition, the zonal councils have been established by the parliament to promote interstate cooperation and coordination. अब इन चार प्रोविजन के अलावा भी हमारे पार्लियामेंट ने जोनल काउंसिल बनाई है ना, स्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट। किस चीज के लिए, इंटरस्टेट कॉपरेशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूडेड है ना, इंटरस्टेट काउंसिल कोऑर्डिनेशन के लिए। ऐसे ही इसमें भी इंटरस्टेट कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन के लिए एक जोनल काउंसिल्स भी हमारे पार्लियामेंट ने बनाया है ना। इन एडिशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, जोनल काउंसिल्स क्या हुई, एडवाइजरी बॉडीज हुई एक तरीके से फॉर ग्रुप्स ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। जोनल काउंसिल अभी आगे भी आएगा चैप्टर में, पर बेसिकली जोनल काउंसिल का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ नेबरिंग स्टेट, है ना, आसपास के स्टेट्स का ऐसे ग्रुप बना दिया गया है, और वो एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी होती है। किसी मैटर को लेके वो एडवाइस कर सकते हैं बस, ठीक है। और ये स्टैब्लिश किसने करी, पार्लियामेंट ने करी। और किस चीज के लिए करी, ताकि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनी रहे अमंग स्टेट्स। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखते हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। तो आर्टिकल 262 में है ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो कि हमने अभी पहला प्रोविजन था ना, एडजुडिके एक तो मुझे वर्ड नहीं बोला जा रहा, एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट किस चीज में है, ये कौन से प्रोविजन, कौन सा आर्टिकल है, 262, ये याद रखिएगा, 262 आर्टिकल में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। ओके, तो भाई 262 आर्टिकल में है। अब इसमें क्या है, इट मेक्स टू प्रोविजंस, दो प्रोविजंस है इसके अंदर। एक है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। मतलब एक तरीके से इसने पावर किसको दी है, पार्लियामेंट को दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है पार्लियामेंट को, किस चीज के लिए, एक कि वो एक लॉ क्रिएट कर सकता है, एक लॉ क्रिएट कर सकता है जो कि एडजुडिकेट करेगा, मतलब लीगल सेटलमेंट करेगा एक तरीके से, ठीक है। किसी भी डिस्प्यूट का या कंप्लेन का अगर ओरिजिनेट होती है किस चीज के रिगार्डिंग, जैसे मैनेजमेंट क्या है उस रिवर वाटर का, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंट्रोल ऑफ वाटर, है ना, या रिवर या फिर रिवर वैली का, अगर थ्रू मल्टीपल स्टेट्स वो बह रही है। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कोई रिवर है, मान लो कृष्णा रिवर है, अगर वो रिवर बह रही है किसी स्टेट से, जैसे आंध्र प्रदेश में भी जा रही है, महाराष्ट्र में है ना, सपोज करो ये दोनों डिस्प्यूट हो रहा है इनके बीच में कि भाई आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हमारे पास रिवर वाटर कम आ रहा है और इसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि वो लॉ बना सकती है इस चीज के रिगार्डिंग कि उस रिवर वाटर का या रिवर वैली का मैनेजमेंट कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या कंट्रोल ऑफ वाटर कैसे होगा। तो ये पावर दे रखी है पार्लियामेंट को कि वो इस चीज को सेटल करे एक तरीके से, है ना, लॉ बनाए कि कैसे सेटल होगा।
और दूसरा प्रोविजन क्या है, पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेन। तो इन्होंने दूसरी पावर भी क्या दे रखी है पार्लियामेंट को कि ये एक रूल बना सकते हैं, एक लॉ बना सकते हैं। वो क्या लॉ बनाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट या और दूसरे कोर्ट को वो अलाउ नहीं कर होगा कि जो भी अगर ट्राइब्यूनल या कुछ उन्होंने जैसे कन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए जो भी उन्होंने लॉ बनाया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई जजमेंट दे, सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं वो, या एनी अदर कोर्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं बाय लॉ। पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है ना। तो बेसिकली क्या, इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं कहूँ, द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो इंक्लूड अ रूल इन दैट लॉ स्टेटिंग दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज अलाउड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन टू हेयर द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच वाटर कन्फ्लिक्ट। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया। बेसिकली ये है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है कि अगर ऐसे कोई कन्फ्लिक्ट है और उसके ऊपर कोई मैटर है जो वाटर कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है और उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना रही है, तो सुप्रीम कोर्ट या एनी अदर कोर्ट को ये लीगैलिटी नहीं है, उनकी ये पावर नहीं है कि वो इसके ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकते वो, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने लॉ ऑलरेडी बना दिया उस वाटर के रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते वो। ठीक है। अब क्या है, अंडर दिस प्रोविजन, अच्छा इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे नहीं जा सकते, तो वो आगे आएगा कि जब हम अभी ट्राइब्यूनल्स वगैरह पढ़ेंगे कि ट्राइब्यूनल बनता है अलग अलग वाटर, रिवर वाटर का, है ना। अगर कोई वो फैसला देता है ट्राइब्यूनल तो वो फिर बाइंडिंग होता है, फाइनल होता है, फिर उसको उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, ऐसे अलग अलग आगे आएंगे अभी। ओके, तो अभी हम लाइन बाय लाइन जैसे बुक में दे रखा है वैसे पढ़ रहे हैं। Under this provision, the Parliament has enacted two laws, the River Boards Act 1956 and the Interstate River Water Disputes Act 1956। अब ये जो प्रोविजन थे आर्टिकल 262 में, जिन्होंने पावर दिया था पार्लियामेंट को, क्या पावर दी थी कि वो लॉ बना सकता है किसी भी रिवर वाटर के मैनेजमेंट, है ना, रिवर वैली के मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को लेके। और दूसरी पावर क्या दी थी कि सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट के पास नहीं जा सकते अगर ऐसे कोई डिस्प्यूट आ रहा है रिगार्डिंग वाटर। राइट। तो अब ये जो पार्लियामेंट को पावर दी कॉन्स्टिट्यूशन ने, पार्लियामेंट ने पावर ली और उन्होंने दो लॉज बनाए। एक लॉ बनाया द रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 को बनाया, और दूसरा बनाया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। ओके। तो रिवर बोर्ड्स एक्ट जो है प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। तो इस पावर को इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया रिवर बोर्ड एक्ट 1956 को, उसने क्या करा, इस्टेब्लिश करा, मतलब क्रिएशन करा अलग अलग बोर्ड्स का। किस चीज के लिए, ताकि वो मैनेज कर सके, है ना, रूल्स वगैरह बना सके, इम्प्रूवमेंट मतलब डेवलपमेंट कैसी होगी शेयर्ड रिवर्स की या रिवर वैलीज की। मतलब सपोज करो कि हम मतलब किसी एक रिवर वाटर है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोर्ड बना दिया, और वो बोर्ड डिसाइड करेगी कि कैसे मैनेज होगा, है ना, रेगुलेशंस कैसे होंगे, मतलब रूल्स कैसे होंगे, डेवलपमेंट कैसे होगी उस रिवर के, डैम वगैरह के बारे में, है ना, उस रिवर पे डेवलपमेंट कैसे होगी। तो बेसिकली यही है कि रिवर के रिगार्डिंग ऐसे अलग अलग बोर्ड्स वो बना सकते हैं, रिवर बोर्ड्स एक्ट। तो रिवर बोर्ड जो है इज इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न्ड टू एडवाइज देम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये बनाएगी रिवर बोर्ड, मतलब पार्लियामेंट ने पावर दे दी, रिवर बोर्ड एक्ट लिया है, और क्या दिया है कि रिवर बोर्ड बनेगा अलग अलग रिवर्स को लेके, ताकि प्रॉपर रेगुलेशन और रूल्स और डेवलपमेंट हो, है ना, इंटरस्टेट रिवर्स के बीच में या वैलीज के बीच में। और कौन बनाएगा वो, अब एक्ट में तो लिख दिया बस कि भाई बनेगा, अब बनाएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न टू एडवाइज देम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी नहीं बना देगी अपने आप, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स जो जो इंक्लूडेड है, सपोज करो दो स्टेट से अगर वो रिवर जा रही है, तो वो जो गवर्नमेंट्स हैं दोनों स्टेट्स की, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगी कि आप भाई बोर्ड बनाओ इस चीज को, ताकि एक प्रॉपर रेगुलेशन हो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिवर बोर्ड बना देती है उस रिवर से रिलेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स अप रिवर बोर्ड ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, है ना, रिक्वेस्ट क्या मतलब अगर पूछा है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कहा है, तो जो जो इन्वॉल्व स्टेट्स है बस वही। और बोर्ड का रोल क्या होगा, एडवाइस देना दो स्टेट्स, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस देम,
लीगल बाइंडिंग नहीं होगा। अगर रिवर बोर्ड ने कुछ बोल दिया कि हाँ भाई ऐसे ही बनेगा या उनकी अप्रूवल नहीं चाहिए, वो सिर्फ एडवाइस देंगे रिवर बोर्ड्स जो है। फिर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, ये क्या है? empowers the central government to set up an ad hoc tribunal for the adjudication of a dispute between two or more states in relation to the waters of an interstate river of river valley। देखो पहला तो पहले पार्लियामेंट ने क्या बनाया? रिवर बोर्ड्स एक्ट बनाया, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग रिवर बोर्ड्स बनाई। और दूसरा क्या है, पार्लियामेंट ने क्या बनाया? इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट भी बनाया 1956, और उसमें भी यही है। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करा है कि वो एड हॉक ट्राइब्यूनल बनाएंगे। एड हॉक ट्राइब्यूनल का मतलब कि टेम्पररी और टेम्पररी स्पेशल कोर्ट बनाएंगे उस रिवर से रिलेटेड, ताकि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को सेटल कर सके कंसर्निंग द वाटर, है ना। जो वाटर, जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना दिया या गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, जो कि हमारे टेबल में दे रखा है नेक्स्ट पेज पे। तो ऐसे अलग अलग ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती है, ताकि उस रिवर से रिलेटेड जो स्टेट्स इन्वॉल्व है उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए। और अब क्या लिखा है? द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी डिसीजन देगा ट्राइब्यूनल, है ना, उस रिवर वाटर से रिलेटेड जो बनाया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राइब्यूनल, अब ट्राइब्यूनल के पास केस गया और केस उन्होंने जो भी डिसीजन दिया वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा और मस्ट बी फॉलोड, है ना, और कैन नॉट बी अपील्ड। क्योंकि हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकती, है ना, बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। अच्छा, इसमें ना एक ट्रिक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकती वाला। सुप्रीम कोर्ट पर हम देखते हैं कि ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं लोग, तो कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे, वो ट्रिक है। अदरवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है वो यही है कि पार्लियामेंट जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट या एनी अदर कोर्ट को कि वो इस वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड अपने पास नहीं ले सकते केसेस। तो बेसिकली क्या है कि डिसीजन हमारा ट्राइब्यूनल का फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा और दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा, है ना। फिर नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट विच मे बी रिफर्ड टू सच अ ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट। वही जो अभी मैंने बताया कि जब ये ट्राइब्यूनल के पास जो कि केस चला गया, रेफर हो गया, है ना, सेंट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट या दूसरी जो है कोर्ट, वो उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी। फिर इस वाटर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी, वो ट्राइब्यूनल ने के पास चला गया तो चला गया। So far, the central government has set up several interstate water dispute tribunals. The name of the tribunals, the years in which they were constituted, and the states involved in the dispute are mentioned in table 16.1. So central government ने अब तक काफी ऐसे डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे क्रिएट करे हैं, और उनके ईयर और क्या क्या स्टेट इन्वॉल्व है वो हमारे नेक्स्ट पेज पे ऐसे टेबल में दे रखा है। जैसे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1 ये बना था 1969 में, और कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व थे? महाराष्ट्र था, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। क्योंकि आप ना इसमें क्या करो, मैप खोल के रखो अपने सामने, ठीक है, और उसमें ये देखो कि रिवर जो है कौन कौन से स्टेट से बह रही है। तो वो ऑब्वियसली उस स्टेट से बह रही है तो पता चल ही जाएगा कि हर स्टेट चाहता है, देखो, कि हमारे पास रिवर जो है वो, मतलब रिवर वाटर हमारे पास आए। तो इसमें जैसे कृष्णा वाटर है तो कृष्णा कहाँ कहाँ से गुजर रही है वो आप देख के रखो। ऐसे ही गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, है ना। तो ये ऐसे मतलब कुछ ट्राइब्यूनल्स के नाम दे रखे हैं। कावेरी वाटर का हम बहुत बार देखते हैं, न्यूज में आता है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद महानदी वाटर हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। अलग अलग टाइम टू टाइम बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स बनते रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स वाला टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटर स्टेट काउंसिल्स का। मैं ऐसे टॉपिक वाइज अलग अलग, ताकि शॉर्ट वीडियोस रहे, ऐसे ही बनाऊंगी। ओके, थैंक यू।